हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सक्सेस विथ हिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं नक्सल मूवमेंट के कॉजेस। पिछली वीडियो में मैंने नक्सल मूवमेंट का इंट्रोडक्शन कराया था, उसका बैकग्राउंड, हिस्ट्री, ये सब बताया था। तो आपको पता होगा कि नक्सल मूवमेंट वाज अ गुएरिला इंसर्जेंसी लेड बाय अ ग्रुप ऑफ लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट्स। आपको अगर पूरी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉजेस ऑफ द नक्सल मूवमेंट, सबसे पहली बात तो इसका प्राइमरी मोटिवेशन था माओ जेडोंग का कम्युनिज्म। दिस वाज द प्राइमरी मोटिवेशन। जैसे उन्होंने रेवोल्यूशन किया था टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंटल अथॉरिटी। सो यहाँ पर के नक्सल मूवमेंट के जो लोग थे, जो पेजेंट्स थे, वो भी करना चाहते थे मूवमेंट फॉर लोकल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट उनका जो रीज़न था इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का, वो था द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द फिफ्थ शेड्यूल एंड द नाइन्थ शेड्यूल। सो गवर्नमेंट ने फिफ्थ शेड्यूल और नाइन्थ शेड्यूल इंट्रोड्यूस तो कर दिए थे, बट उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कई सारे लॉज बने थे, बट उस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये रीज़न था इस एजिटेशन का। फिफ्थ शेड्यूल क्या था? फिफ्थ शेड्यूल में इस बारे में बात हुई है कि जो वहाँ के फॉरेस्ट का, किसी भी ट्राइबल एरिया के फॉरेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल जो था, वो मतलब ये सारे सब कुछ पहले SC STs देखते थे। अब इस सब में इस फिफ्थ शेड्यूल में एक्सेप्शंस हैं कुछ स्टेट्स को लेके। दे आर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो फॉरेस्ट रिजर्व्स और लैंड का जो कंट्रोल था वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास था। उस पर लॉज बनाने का हक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को था। जो लैंड SCs और ST जहाँ पर रहते थे, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जहाँ रहते थे, उन सारी लैंड्स पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल लॉज बनाती थी विदाउट एनी सजेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं था एंड एकदम इंडिपेंडेंट थी ये काउंसिल, एकदम इंडिपेंडेंट होनी थी। बट किसी भी इंडियन स्टेट ने इम्प्लीमेंट ही नहीं करी कोई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। एंड टू मेक द मैटर्स वर्स, जो एक लेजिस्लेशन पास हो गया अलाउिंग द फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू यूज दीज लैंड्स फॉर फैक्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन सारी लैंड्स को पर कब्जा करके फैक्ट्रीज अपनी बना सकती थी और ट्राइबल्स को वहाँ से हटा भी सकती थी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था फॉर द एजिटेशन लीडिंग टू दिस नक्सल मूवमेंट। अगला जो रीज़न था वो था नाइन्थ शेड्यूल से जुड़ा हुआ। अब नाइन्थ शेड्यूल, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले केवल 8 शेड्यूल्स थे, बट ये नाइन्थ शेड्यूल जो था फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। अब इससे क्या हुआ? इससे कई सारे लैंड लेजिस्लेशन पास हुए। कई सारी प्रॉब्लम्स थी लैंड को लेकर के, कई सारी प्रॉब्लम्स थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब जब व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तब कई सारी प्रॉब्लम्स देखी गई। फॉर एग्जाम्पल, जो अपर कास्ट थी उनके पास ज़्यादा लैंड थी एज कंपेयर टू द लोअर क्लास पीपल, और उनके पास कई सारे मतलब लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड था। एक लैंड जो था उस पर कोई लिमिट नहीं थी अबाउट द लिमिट अमाउंट ऑफ लैंड अ पर्सन कैन होल्ड। जो रिच लोग थे उनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड्स थी, जिसकी वजह से उनका हर फील्ड में डोमिनेशन ज़्यादा था, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी एंड समटाइम्स पॉलिटिकली ऑल्सो। अब ये लैंड रिफॉर्म्स आए
जिससे कि ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया और कंसंट्रेशन ऑफ लैंड को रिड्यूस किया गया। जो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड था कुछ ही लोगों के हाथ में, उसे रिड्यूस किया गया और एक इजैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की कोशिश करी गई। इजैलिटेरियन मतलब जहाँ पर हर वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल। नेक्स्ट जो एक रीज़न था वो था रूरल एरियाज़ की पॉवर्टी। अब पॉवर्टी थी तो बेसिक नीड्स के लिए भी they had lack of access for basic needs like health care, education and many other basic needs उन्हें नहीं मिल पा रही थी। प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उन्हें गवर्नमेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल बैकवर्डनेस। तो पेजेंट्स जो थे वो पॉलिटिकली बैकवर्ड थे क्योंकि उनका काफ़ी लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन था पॉलिटिक्स में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉजेस ऑफ नक्सल मूवमेंट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेन लीडर्स ऑफ द नक्सल मूवमेंट, चारू मजुमदार और कानू सन्याल के बारे में। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।